प्रोग्राम अपना चेहरा में मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम हमेशा से लेके आते हैं आपके लिए मज़ेदार और अच्छे टॉपिक, इंटरटेनमेंट भी होती है उसमें और कुछ मालूमात ऐसी आपको फरहम की जाती हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुकूमती पॉलिसियाँ रियल एस्टेट के हवाले से। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि जो भी हुकूमत आई है वो हमेशा अवाम के मुफाद के लिए काम करती है। कुछ लोग जो है वो उसको नापसंद करते हैं, कुछ जो है उसको पसंद करते हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने इस फील्ड से रिलेटेड क्या इकदाम किए हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सैयद आसिफ अली शाह साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद असद एजाज साहब जो कि 7-8 साल से मुंसलिक है रियल एस्टेट से और स्पेशलाइजेशन है कमर्शियल बिल्डिंग में। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो है वो इन्होंने क्या इकदाम किए हैं और कब से ये हैं और अपने एक्सपीरियंस जो है वो नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको मैं तारुफ नहीं करवाना चाहती लेकिन फिर भी करवा देती हूँ। अमीन अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं जो हमें गाने सुनाएंगे और इंटरटेन करेंगे और जो है वो एक आज लाइव गाना भी हमें अमीन अब्बास साहब आप सुनाएंगे। ठीक हो गया जी। तो सर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हुकूमती पॉलिसियाँ रियल एस्टेट के हवाले से। तो सबसे पहले बल्कि मैं बात जो है ना वो शुरुआत करना चाहूँगी मोहम्मद असद एजाज साहब आपसे। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि जो कमर्शियल टाइप्स हैं वो क्या है। कमर्शियल देखिए, कमर्शियल कोई भी बिल्डिंग जिसमें से बिजनेस जनरेट होता हो उसे कमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। अब सीडीए में काफ़ी किस्म की कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनका सीडीए कमर्शियल बिल्डिंग टाइटल के लिहाज से होती है। टाइटल में उसका जिम भी एक कमर्शियल है, स्कूल भी कमर्शियल है, हॉस्पिटल भी कमर्शियल है, क्लिनिक भी कमर्शियल है, ये तमाम टाइटल्स होते हैं। इन टाइटल की बेसिस के ऊपर उसकी प्राइसेस होती हैं। इन्हीं टाइटल की बेसिस के ऊपर आप उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके बायलॉज फॉलो कर सकते हैं। तो कमर्शियल बेसिकली जो है वो, और टेक्निकली देखा जाए जो कमर्शियल जो प्योरली कमर्शियल है, ऑफिसेज हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, उसमें 5 से 6 किस्में हैं। मेनली ब्लू एरिया है, आपका आईएनटी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर है, इसके अलावा मॉव एरिया है, मरकज़ हैं, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स हैं। फिर इसके अलावा जो सिरेमिक्स के इवन लंबर तक के सीडीए में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ओके। तो कमर्शियल इटसेल्फ, क्योंकि लोग बहुत कम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को स्पेशलाइज करते हैं, मार्केट में शायद 8 से 10 लोग होंगे। खरीदने जाएं तो सभी बेच रहे हैं, लेकिन असल हकीकत उसके डायनामिक्स हर बंदे को नहीं पता, हर बंदा नहीं समझ सकता। उसके टैक्सेशन उसके ऊपर बिल्कुल मतलब डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। प्रॉफिट मार्जिन्स भी डिफरेंट हैं। देखें कमर्शियल जो बिल्डिंग है उसके कमर्शियल जो है उसके अंदर तो इंटरेस्टेड सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होता है। जिस बंदे ने इन्वेस्टर ही उसको खरीदता है, इन्वेस्टर ही उसको बनाता है, इन्वेस्टर ही उसको सेल आउट करता है, उसका जो बेनिफिट है वो रीप इन्वेस्टर ही कर रहा होता है। घरों में इन केस डिफरेंट है। घरों में लोग घर खरीदते हैं अपनी रिहाइश के लिए भी, अगर उसको उसी घर को वो रेंट आउट कर देते हैं वो दैट इज अनदर स्टोरी। एग्जैक्टली। तो आसिफ साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हुकूमत ने इकदाम अपनाए हैं इसमें मुल्क की जो तरक्की है वो उसके बारे में आप मुत्तफिक हैं और क्या राय रखते हैं। आयशा राना आपने बहुत अच्छा मौजूद, शुक्रिया। हुकूमती पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह आपने ग्रीन और इसी तरह गवर्नमेंट का एक प्लान ये भी है कि ग्रीन एंड क्लीन बहुत बड़ा उनका एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें इंशाल्लाह इस मुल्क को ग्रीन और क्लीन करने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करेंगे जैसे वो क्लीन कर रहे हैं इससे बेहतरी करेंगे और बेहतरी की उसमें जैसे हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं इस हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से और भी बहुत से शोबों को तरक्की देने की कोशिश कर रही है और उस पर किसी हद तक कामयाब भी हैं। जिस तरह उन्होंने कर्जा उतारने की एक अच्छी कोशिश की कि काफ़ी हद तक उन्होंने इस मुल्क का कर्जा उतार दिया और उतारने की कोशिश की। इसी तरह बिजनेस के अंदर उन्होंने बहुत से इकदाम किए हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी बहुत ज़रूरत है काम करने की क्योंकि अभी तक अवाम मायूस हैं। मैं ये कह रहा हूँ, शायद मेरे बात से आप इत्तेफाक ना हुए कि अवाम जिस तरह उन्होंने नारे लगाए या जिस तरह अवाम चाह रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, लेकिन तरक्की होने में कुछ टाइम लगता है। कभी जैसे असद साहब बताएंगे पीसी बनता है, पीसी 1 बनता है, फिर उसके आगे प्लानिंग होती है, फिर पूरी वर्किंग होती है उसकी। लेकिन इस वक्त जो फरवरी 2020 थे जो उन्होंने पॉलिसियाँ दी हैं रियल एस्टेट के वाले, जो मराहत दिए हैं वो बहुत बड़ी मराहत है, बहुत बड़े इकदाम हैं। जैसे उन्होंने एमएसटी स्कीम दी कि पैसा कहाँ से भी आएगा उसको पूछा नहीं जाएगा,
वर्कफोर्स नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से 2023 तक के लिए जो है वो ऑफर है कि आप बाकी शोबों 31 दिसंबर 2021 तक है, लेकिन रियल एस्टेट के शोबे के अंदर 2023 तक है। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हर रोज हर हफ्ते कोई ना कोई हाई रेंज बिल्डिंग सोसाइटी इफ्ताह हो रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस तो मार्केट में है। और ये बिजनेस यकीन ये पुराने से हम ये समझते हैं कि ये बिजनेस गेम चेंजर है और इस मुल्क की तकदीर बदलने में एक अहम किरदार अदा करेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वाकई ये लोग जब साथ देंगे, क्योंकि हम तो तजिया नगार, हम तो ये बता सकेंगे अच्छा काम आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है, बुरा वक्त आ रहा है, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा दो आता होगा, क्योंकि ये जब पहली ईंट लगाते हैं, नक्शे पे पहली लकीर लगाते हैं, तो इनको पता होता है कि इनका प्रोजेक्ट कितना पावरफुल है और कितना अच्छा और कितना अट्रैक्टिव। बिल्कुल इसी से बात आगे बढ़ाएंगे। ये असद एजाज साहब, यही बिल्कुल मैं पूछना भी चाहूंगी कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स, जैसे कि शाह साहब ने भी बात की है कि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा हो गया इस फील्ड में। मैं जो आपका शाह साहब ने जो सवाल पूछा था उसमें थोड़ा सा एड अप करूंगा कि गवर्नमेंट की इनिशियल जब गवर्नमेंट आई तो उसकी पॉलिसी जो थी वो इट वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का फोकस ये था कि लोग इंडस्ट्री की तरफ जाएं, लेकिन गवर्नमेंट फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि रियल एस्टेट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। एक घर बनता है, 85 लोगों के घर चलते हैं, 85 घरों में चूल्हा जलता है, एक घर बनता है। जबरदस्त। तो इस चीज को गवर्नमेंट फेल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप हिस्ट्री देखें तो इनिशियली गवर्नमेंट स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था वो इन्होंने कर दिया इंक्रीज। लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा निकाला, बैंक्स में रखना शुरू कर दिया। अच्छा, टैक्सेस ज़्यादा कर दिए, डीसी वैल्यूज चेंज कर दी। एट सम प्लेसेस इवन मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, I-15, I-16 ये वो जगह हैं जहाँ पे डीसी वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा थी। टेक्निकली 50 लाख का अगर एक इंसान एक प्लॉट खरीदता है, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये डीसी वैल्यू क्या है। हमें तो हाँ देखे हैं बिल्कुल, आप हमाम वैसे उसमें हम भी हैं, मैं भी हूँ। डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट की तरफ से वैल्यू होती है जिसके ऊपर आपने टैक्स देना होता है। विदाउट टैक्स तो ट्रांसफर एक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती exactly. तो इन्होंने टेक्निकली इनिशियली फोकस था इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री चलाने की कोशिश की। इंडस्ट्री क्योंकि एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा है इस पाकिस्तान में कि इंडस्ट्री की तरफ लोग नहीं गए। लोगों ने अपने पैसे रियल एस्टेट से बेल आउट किए, पैसे रखे बैंक्स में, इंटरेस्ट पे चले गए। जब इंडस्ट्री को इस रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का इन्होंने दिया बिल्कुल एक प्रॉपर दिया गया, उस टाइम पे इन्होंने इंटरेस्ट रेट किए कम, टैक्सेस किए कम, स्पेसिफिकली CGT कैपिटल गेन टैक्स, और इसकी वजह से लोग मूव कर गए टुवर्ड दोबारा रियल एस्टेट वाली साइड पे। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से कमर्शियल का रेट बढ़ा, लोग रेंटल इनकम की तरफ चले गए। क्योंकि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें आपको ना एक चीज होती है जिसको कहते हैं नहीं कहते हैं उसको कहते हैं कि आपका डी वैल्यू हो रही होती है ना चीज। अच्छा, डी वैल्यू हो गई, बिल्कुल डी वैल्यू हो रही होती है। लेकिन रियल एस्टेट एक वाहिद चीज है जिसके अंदर एक फॉर्मूला लगा होता है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन टैक्स की बात नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन होती है 5 to 7%, कैपिटल गेन होता है 50 to 60%, एट टाइम्स 100%। फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स हम लोगों ने मतलब नोट किया है कि ऑलमोस्ट अराउंड 100, 120, 150% तक 150% तक कैपिटल गेन आया। टेक्निकली जिस बंदे की 50 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 1.5 करोड़ की होगी। ये पिछले 4 माह की गेन की मैं बात कर रहा हूँ। आज जो एमनेस्टी की बात कर रहे थे अभी आसिफ साहब, वो एमनेस्टी जो है वो बेसिकली उसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है। जो एमनेस्टी है वो तो टेक्निकली जून तक है, जून से पहले आप खरीद लें, उसके बाद बनाएंगे आप। एमनेस्टी बनाने वालों के लिए, खरीदने वालों के लिए नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक प्लॉट खरीद रहा हूँ तो मुझे जून तक तो मैं उसका जवाबदेह नहीं हूँ कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, लेकिन अगर मैं उसको नहीं बनाऊंगा तो फिर मैं जवाबदेह भी हूँ उस चीज का। अच्छा, अगर जी मुझे बनाना उसको जरूरी है, उसके लिए टाइमलाइन मुझे देनी होगी। नहीं, ये जो आप टाइमिंग बता रहे हैं ये कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी मेरे ख्याल से। आप जून की बात कर रहे हैं और शाह साहब ने जो बात की है वो तो मेरे ख्याल से शाह साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो जून तक जो है वो आपको सेल परचेज पे पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, जून के बाद जो आगे का टाइम है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूछा जाएगा कि जी आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज में पहुंचा। जो 2022-23 तक जो चल रही है एमनेस्टी, उसका मतलब यही है कि जून 2021 तक
ये खत्म हो जाएगी कंस्ट्रक्शन का टाइम भी उसके अंदर ऐड कर दिया उसके अंदर गया कंस्ट्रक्शन का टाइम भी ऐड किया है। ऐड किया गया है। ओके ओके। अच्छा, वापस फिर लोग आए, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया रियल एस्टेट के अंदर वापस। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉजिटिव चीज़ें थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो टैक्सेस एक तो कम हुए, पूछगिछ बंद होगी। एक लोगों में डर था क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली डर खत्म हो गया बिल्कुल। नहीं, डर देखें, डर किस तरह खत्म हो सकता है कि आपका जो वो तो कहा जाता है डर के आगे जीत है। चीफ जस्टिस आपका एक बंदे को बुलाए और कहे कि जी मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, अच्छा, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, और वो कोर्ट आ अपनी जाए, ब्लैक मनी निकाले और हाँ नहीं, उसके वो कोर्ट आ जाए। ये एक्चुअल वाकया है। अच्छा, ये लाहौर का वाकया है, लाहौर हाई कोर्ट का वाकया है। चीफ जस्टिस ने बुलाया जनाब उसे कि आप आए कोर्ट में हाजिरी दें, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, और वो कोर्ट आया, उसको पकड़ लिया। तो लोग कैसे ट्रस्ट करें इन पे? अच्छा, यकीन का भी वो यकीन कैसे करें? बहुत मशहूर आदमी है, ये मंसूर ने बड़ी अच्छी बात की है। हाँ, ये हमारे यहाँ अवाम का जो एतमाद है, एतमाद ट्रस्ट है, वो शेक हो चुका है और बुरी हद तक हो चुका है। ये तो हर महकमे से अगर मेरे ख्याल से बहाल नहीं किया जाएगा तब तक अवाम अपना दामे दरमे सोने इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक नमाज की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों का जो ट्रस्ट जो ये कि हाँ जी बिल्कुल बहाल होना जरूरी है। मैंने कहा कि हमारे हम मुल्क की पॉलिसियां इतनी तेजी से चेंज होती हैं कि कल तक कहा जा रहा था कि हर बंदा आके सीएनजी लगाए, हर बंदा आके सीएनजी लगाए। आज कहते हैं जिसने सीएनजी लगाया उसको इतना जुर्माना भी होगा। यानी कि पहले उसको मशवरा दिया जाता है, उसके बाद उसको फाइन किया जाता है। हफ्ते में 6 दिन वो बंद रहेगी, एक दिन खुलेगी, वो बंदा क्या कमाएगा, उसके इलाज कहाँ देंगे? तो खुदारा मैं भी ये हुकूमत से इनके प्लेटफॉर्म से असद साहब के यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा, जब तक कोई देर बात नहीं होगी, बाउंड नहीं होगी, तब तक इस मुल्क की तरक्की में बहुत सी रुकावटें होंगी और उसको खत्म करना चाहिए। तो इसमें अगर बात कर ली जाए कर्जों की भी थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से अगर ये इसका इतना मैं आशा से पहले यही चाहूंगा कि असद साहब ये भी बताएं कि ये हर प्रोजेक्ट कहीं से पैसा ही नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। वो प्रोजेक्ट जो FPR से अच्छा, हाँ, ये प्लीज जरा थोड़ा सा नाजरीन को बता दें, ये ना हो कि सुबह ही पैसे उठा के तो परचेजिंग करें और वहाँ पे उनको हथकड़ियाँ लग जाए, फिर जो है हथकड़ियाँ लग सकती, हथकड़ियाँ नहीं लगाते हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपने FPR से रजिस्टर करवाना होगा अपना प्रोजेक्ट। जून आपको इस जून 2021 से पहले तक, अभी तक जो डेडलाइन चल रही है वो जून 21 की है। उससे पहले तक आपको अपना प्रोजेक्ट FPR के साथ रजिस्टर करवाना होगा, उनको टाइमलाइन शेयर करनी होगी कि हम लोग किस तरह डिलीवर करेंगे। इस चीज के ऊपर एक्चुअली एमनेस्टी है। एमनेस्टी को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया। कुछ गिले हमें भी हैं, इदारों से गिले हैं, हुकूमत से गिले तो मैं नहीं करूंगा। नहीं तो इदारे देखिए मुंसलिक तो हुकूमत से ही है ना। तो इसके साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। खबर सबसे पहले, नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर की जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसियां रियल एस्टेट के हवाले से। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने से पहले जो है वो अमीन अब्बास जो है वो हमें आज धमाल सुनाएंगे। वैसे मैं इनसे डेली पूछती हूँ कि आप हमें क्या सुनाएंगे, आज मैं बता रही हूँ कि ये हमें धमाल सुनाएंगे, तो सुनते हैं इनसे धमाल। जी प्लीज। हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा।
हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गुम सब दे टालदा आया मेला झूले लाल दा देवड़ तू चलिए देवड़ तू चलिए जानता है जमाना पाक तेरा घराना जानता है जमाना पाक तेरा घराना खाली ना कोई जाए दर तो दीवाना तेरा हो जाए करम तेरा रख ले भरम मेरा जग सारा लालन दीवाना है तेरा तेरा रुतबा कमालदार जग तेरे दिवे बालदार तेरा रुतबा कमालदा जग दिवे बालदा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा आया मेला झूले लाल दा बस कलंदर बस कलंदर तेरे गुलामा ने पाया कमाला ने तेरे गुलामा ने पाया कमाला ने वजदियां नोबता नगारे धरते अजब नजारा है लगता प्यारा है झुकते ने चन ते सितारे धरते मैं गुलाम झूले लाल दा नहीं कोई ओदे नाल दा मैं गुलाम झूले लाल दा कोई नहीं ओदे नाल दा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा आया मेला झूले लाल दा नालड़ दा मेला आया चलिए चल सेवड़ तू चलिए सेवड़ तू चलिए नालड़ दा मेला आया चलिए चल सेवड़ तू चलिए सेवड़ तू चलिए जश्न मनावांगे सेरा तेरा गावांगे जश्न मनावांगे सेरा तेरा गावांगे अली अली कहना असी रज रज के मेहंदियां भी लावांगे नौबतां वजावांगे मेले उत्ते आना असी गज गज के मैं अमानी झूले लाल दा दे दे सदका तू आल दा मैं अमानी झूले लाल दा सदका तू आल दा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा आया मेला झूले लाल दा हैदर दे जानी शान तेरी लासानी हैदर दे जानी शान तेरी लासानी जीवे सखी सोना प्यारा बोदला तेरा फैज दी रवानी है करो मेहरबानी है भर दे ओ सखी हुण कासा मेरा तेरी कोई ना मिसाल दा ना नारा सखी लाल दा तेरी कोई ना मिसाल दा नारा सखी लाल दा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा हसनी हुसैनी जेदी दुनिया दीवानी गम सब दे टालदा आया मेला झूले लाल दा नालड़ दा मेला आया चलिए चल सेवड़
बड़ा अच्छा धमाल सुनाया अमीन अब्बास आपने आज हमें। थैंक यू। अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, हुकूमती पॉलिसियाँ रियल एस्टेट के हवाले से। तो शाह साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं इसके क्या फायदे जो है वो हमारे एक मुल्क तो पे। लोगों को एक लिव स्टैंडर्ड जैसे हम घरों के हवाले से कहते हैं, रेजिडेंस के वजह से ये सब लोगों के अंदर एक ये भी कॉन्शियस है कि कितना अच्छा ऑफिस होना चाहिए, उसके अंदर क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम हर ऑफिस के अंदर अब जरूरी हो गया, पहले नहीं होता था। मीटिंग्स के लिए एग्जैक्टली मीटिंग रूम अब जरूरी हो गया। इसी तरह एंटरटेनमेंट के लिए चाय पानी वो एक अलग पोर्शन बनते थे। तो मतलब ये वक्त के साथ साथ हमारे मुल्क ने बड़ी तरक्की की है। अगर आप 70 से पहले के दफ्तर देखें उनका क्या था और आज 21वीं सदी के दफ्तर देखें तो आपको बिल्कुल चेंज नजर आएगी, बिल्कुल नया विजन नया क्राइटेरिया उसमें नजर आएगा कि हर लिहाज से। बल्कि पहले तो हम सीधी सी बात मैं करने को पहले हम लॉक किया करते थे, अभी हम कार्ड लगाते हैं, ठीक है, कार्ड मस्त करते हैं। तो ये इट इज चेंज। नहीं, गवर्नमेंट के भी मैंने देखे ऑफिसेस बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए हैं, लाइक मतलब बहुत ज्यादा उसमें। एक तो ये विजन आया, दूसरा ये विजन भी है कि सिक्योरिटी के इशू से सिक्योरिटी के इशू से अब तो बहुत बेहतर हो गया, कैमरे लग गए हैं, वैसे गार्ड भी मौजूद हो गए हैं। तो अगर कैमरास लगे तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत जो है वो आप कह रहे हैं खत्म हो गई है, वो अपनी जगह पे है। जो वर्किंग होती है उनकी अपनी जगह पे थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा, आप सिक्योरिटी इशू आपके एंट्रेंस महदूद होगी, एक गेट या 2 गेट या 4 गेट, जैसे जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसके हिसाब से तनासब सिक्योरिटी को बहुत अच्छा हो गया। मैं भी ये बात पूछना चाहूँगा असद साहब से, ये जो विजन आया, जो ये सिस्टम है, आप इसको किस नजर से देखते हैं और क्या आइंदा आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में इस तरह क्योंकि नया विजन होगा? देखिए इसमें जो आपने बात की ना, ऑफिस स्पेस, आपका एड्रेस, ये आपकी रिलायबिलिटी शो कर रहा होता है। इस इंडस्ट्री में जिस बंदे ने, बहुत सारे लोग जो घर खरीद रहे होते हैं या फिर प्लाजा ले रहे होते हैं या फिर कोई दफातर ले रहे होते हैं, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब पूरी जिंदगी की कमाई है तो वो किसी आम चलते फिरते बंदे को तो नहीं दे देंगे। वो जाएंगे, वो देखेंगे इस बंदे का एड्रेस क्या है, एड्रेस के बाद वो देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी ये ओन खुद करता है कि नहीं करता। तीसरी चीज वो ये देखेंगे कि किस जगह किस तरह ये लोग बैठे हैं, वर्किंग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो जिद्दत तो जरूरी है। अब मैं वैसे जनरल एक बात बोल रहा हूँ कि परसेप्शन है, रियलिटी से इम्पोर्टेंट परसेप्शन है। आपका जितना अच्छा दफ्तर है आपको अगला बंदा उतना ही अच्छा परसीव करेगा। एक बंदा जो कि शायद G6 में एक क्लास 3 मार्केट में बैठा हुआ है, उसके लिए कमर्शियल बेचना मुश्किल होगा इन कंपैरिजन विद समवन जो कि बेवर्ली सेंटर में बैठा हुआ है। ओके, जो क्लास 3 सेंटर में बैठा हुआ है उसका रेंटल होगा शायद 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जो बेवर्ली सेंटर में बैठा है यानी कि क्लास जो आप यही कहना चाहते हैं कि क्लास 3 में आई लव क्लास 3, मुझे क्लास 3 बहुत पसंद है कंपैरेटिवली। मैं सब कमर्शियल में बहुत अच्छा रेट करता हूँ। वेरी नाइस। रीजन बीइंग कि प्राइस कम है, साइज बड़ा है, सेपरेट बिल्डिंग है, लोग पसंद करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो देखिए लोगों की पसंद की आ जाती है। की बात है। बिल्कुल, सारा वो उसी पे बिल्डिंग के अंदर आप ये भी आ गया ना, अब कमर्शियल बिल्डिंग सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए। लोग जाते हैं, लोग कहते हैं चलो हम शॉपिंग करने, चलो बच्चों को खाने पीने का वो प्ले ग्रुप बना हुआ है, वो फिर हाँ जी प्ले लैंड, हाँ जी उसमें झूले ले ले, बड़ा सुकून है, ट्रस्ट है कि चलो खवातीन को भेजो, उनको पता भी खवातीन हमारी आ रही है, उनको मोती बाजार राजा बाजार मोहल्ले नहीं भेजो। शॉपिंग करने। सेकंड थिंग, जैसे लोग इन इलाकों में आते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में आते हैं, तो उनका परचेसिंग पावर भी ज्यादा होती है एज कम टू अदर बात करें तो ये बहुत सी सहूलतें, बहुत सी, लेकिन ये किसने उसमें ये चीज भी आ जाती है मेरे ख्याल से, जो चीज आपने घूम फिर के लेनी है वो आपको एक ही जगह पे एक ही छत में मिल जाएगी, तो आप आराम से जाएं। बात असल से पूछना चाह रहे थे, आइंदा के प्रोजेक्ट आपके कैसे हैं और क्या उसमें आप नई चीज डाली है और क्या कंफर्टेबल होगी उसके अंदर? देखिए हम लोग तो CDA में ही काम करते हैं। CDA में अगर सोसाइटीज में होते हैं प्रोजेक्ट जो कि बड़े होते हैं, जो CDA के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली साइज वाइज छोटे होते हैं, टाइमलाइन उसकी छोटी होती है, बिजनेस साइकिल छोटा होता है। लेकिन उसमें फायदा तो होता है, लेकिन फायदा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जल्दी रेंट आउट हो जाता है, जल्दी सेल आउट हो जाता है। बात मैंने पहले की थी बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल छोटी होती है। एक प्रोजेक्ट सेम वैल्यू का, सेम रेवेन्यू का अगर आप सोसाइटी में कर रहे होंगे तो वो शायद 3-3.5 साल ले। वही चीज अगर आप CDA में कर रहे होंगे तो वो साल में हो जाएगी। साल में हो जाएगी, यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वैल्यू ऑफ प्लॉट वर्सेस वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन जो रेशो है, सोसाइटीज में वो रेशो शायद
30 बाई 70 है। 30 का प्लॉट है और 70 की कंस्ट्रक्शन है। सीडीए में इसके ऑपोजिट है। आपका प्लॉट है 90 का या अच्छा। 95 का, 5 की कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, हाँ, क्योंकि साइज छोटा है, प्लॉट वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। इस्लामाबाद एक्चुअली पहले मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली, जोन्स खुल रहे थे, हदूद बंदी बड़ी हो रही थी, बड़ी हो रही थी, एग्जैक्टली। फतेह जंग तक तो आपकी सोसाइटीज हैं, इधर से मरी भी आपको पता है पिंडी के हल्के में ही आता है, उससे पीछे ये पीछे- चक्री से पहले बाद में ये फतेह जंग की जो आपने बात की है, फतेह जंग तो वो वहां तक ही मेरे ख्याल से उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया। रिंग रोड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अब मूव कर रहा है इस्लामाबाद वर्टिकली, वर्टिकली अब इस्लामाबाद मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, हाई राइज बिल्डिंग्स। जिसमें अभी रिसेंटली जो आज से 6-8 माह पहले बिड हुई थी सीडीए की ब्लू एरिया में, वो बहुत कामयाब बिड थी, सरप्राइजिंगली कामयाब थी। न्यू ब्लू एरिया की बात कर रहे हैं। ब्लू एरिया की बात कर रहा हूँ, सरप्राइजिंगली बहुत कामयाब है। मतलब नहीं, ये तो शाह साहब ने भी बताया कि इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा है, कि मतलब आपको जो है वो एक तो आपका ट्रैफिक से रिलेटेड, न्यू जो ब्लू एरिया हुई बिल्डिंग हुई इसकी, तो ये अब इस मुल्क के कर्जा उतारने के लिए बहुत अहम किरदार है उसका। क्योंकि जो जमीन की वैल्यू है, जो कास्ट है, वो पाकिस्तान में कहीं ज्यादा कहीं इससे ज्यादा नहीं। तो एक तो ये बहुत अच्छी उसमें है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि असिस की कंपनी का एक अपना नाम है, एक वर्किंग है, तो वो हमें बताएं कि इन्होंने अभी तक कौन से प्रोजेक्ट बड़े कंप्लीट किए जो वेल नोन है, और आइंदा कौन से करने जा रहे हैं? हाँ, कौन से आपके जो कामयाब तरीन देखिए, कामयाब प्रोजेक्ट्स हम लोग के क्लास 3 में तो प्रोजेक्ट कामयाब ही कामयाब है। आपको ये एक ऐसे नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो आपका प्रोजेक्ट खाली रह जाना, या कोई खरीदेगा नहीं, या वो खाली रह जाएगा, क्योंकि वो तो अगर आपने इस तरह की चीज़ है कि अगर आपने इसको सेल आउट करना तो एक दिन में बिक जाता। लेकिन जो प्रोजेक्ट हम लोग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से बनीगाला में प्रोजेक्ट किए, इकबाल हाइट के नाम से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इकबाल माजिद साहब, उनके साथ प्रोजेक्ट किए। फिर अलकज़ार ग्रुप के साथ H13 में प्रोजेक्ट किए हैं। फिर सफ़ा ग्रुप के साथ E11 में प्रोजेक्ट्स किए हैं। हाँ 11 सफा ये सफ़ा गोल्ड वाले हैं, जी जी जी। इनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो हम लोग ज़्यादातर काम तो कर रहे थे मार्केटिंग एंड सेल्स पे, ज़्यादा फोकस उसकी तरफ था, क्योंकि सारे डोमेन को एक कंपनी नहीं संभाल सकती। 4 फैक्टर्स होते हैं एक प्रोजेक्ट में, विजुअलाइजेशन वाले अलग होते हैं, वो एक आर्किटेक्ट्स अलग प्रॉपर होते हैं, सारी टीम जो है बनाने वो वाले अलग हाँ होते हैं, बेचने वाले अलग होते हैं। अलग होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है Fields कि of- एक ही कंपनी ये चारों फंक्शंस कर रही हो। करी हो डिफरेंट विजुअलाइजेशन यूजुअली पाकिस्तान में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, जी हमें खुद बाहर से करवाना, यूरोप से करवाना पड़ता है, जो कि दिखेगा कैसे। बिल्कुल। फिर डिजाइन है वो आर्किटेक्ट करता है, फिर जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डर करता है, अच्छा फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में हम लोग होते हैं उसको बेचने। अभी वो इन्वेस्टर का किरदार होता है, जी, जी। आपके प्रोडक्ट को महंगा करते हैं। हम ये समझते हैं कि महंगा करते हैं, लेकिन वो आपकी सहूलत के लिए बड़ा जरूरी होता है, जी, जी। तो वो आपको बड़ी हेल्प करता है उस जी, क्लास जी। के अंदर ना। जी, जी। लेकिन एक अच्छा जो क्लाइंट है वो जी, किस जी। तरफ जाए कि उसको पता चले कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ, ड्यूरेबल टू, मेरी देर पर इन्वेस्टमेंट जो बड़ी अच्छी रहती है आम आवाम के लिए जो देखिए कर लेना चाहते हैं, देखिए जो काफी लेना चाहते हैं। उसमें ना मार्केट देखें, अगर आप देखें तो कुछ हिस्सा मार्केट का इस तरह है जो कि स्टेबल मार्केट है। पिछले साल थी 100 की, उससे अगले साल हुई 110 की, उससे अगले साल हुई 120 की, उससे अगले साल हुई 130 की। कुछ मार्केट है जिसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल मार्केट है, आज 100 की है, कल 200 की है, परसों 150 की है, फिर 250 की है, फिर 90 की है। मतलब कि वो मतलब वो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। फ्लक्चुएट होती रहती तो है। जो आम आवाम है उनको चाहिए फोकस उनका करना चाहिए जो कि स्टेबल मार्केट्स हैं। सीडीए स्टेबल है, मल्टी गार्डन स्टेबल है, ठीक है, गुलबर्ग ग्रीन्स स्टेबल है, ये तीन एरिया स्टेबल मार्केट्स हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, जो स्टेबल मार्केट और जो अनस्टेबल मार्केट है? देखिए जो स्टेबल मार्केट होती है ना उसमें ज्यादातर एंड यूजर्स इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर इंटरेस्टेड एंड यूजर्स होते हैं। अच्छा जो वोलेटाइल मार्केट्स होती है ना उसमें इन्वेस्टर्स खेल रहे होते हैं। सही इन्वेस्टर मतलब पैसा डालेगा, प्राइसेस ऊपर हो जाएंगी, सही। डिमांड सप्लाई की गेम है। मतलब आर्टिफिशियल उसके अंदर आर्टिफिशियल बिल्कुल कहा जा सकता है, हम लोग तो अपनी जुबान में मार्केट की लैंग्वेज कहते हैं गुब्बारा भर गया है अच्छा और गुब्बारा भी फट जाएगा। अच्छा हाँ। सही है, ये अपनी अपनी देखे लैंग्वेजेस भी होती हैं उसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, गुफ्तगू को अभी हम थोड़ा और मजीद आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इसके साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आज हम बात करें हुकूमती पॉलिसियाँ रियल एस्टेट के हवाले से। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो शाह साहब आपसे ये जान लेते हैं कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेक पे गए हुए थे, कि अभी जो हुकूमती पॉलिसी आपने कहा है कि ये फिर जो है वो मतलब मटेरियल अगर उस पर बात करनी जाए। आशा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उसके ऊपर एक बड़ा भी दुबई का, सिंगापुर का और तुर्की का, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग और बहुत से कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से बड़े लेवल की और बड़े इंटरनेशनल मेज के मुताबिक होती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह की जो वर्किंग है, और इस पे दूसरी बात जो आपने की कि मटेरियल बहुत महंगा होता है, इन दोनों बातों को मेरा ख्याल है असद बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे कि एक तो वो विजन जो है तुर्की का, सिंगापुर का, मलेशिया का, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मटेरियल तो डिमांड और सप्लाई की बात है। अभी हम लोगों ने पहले बात की थी कि जून तक जिसने खरीद लिया और एफबीआर में रजिस्टर करवा दिया और उसके ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन करनी है। जब सब ने इकट्ठी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है तो मटेरियल की तो प्राइसेस ऊपर जानी है। डॉलर की जी ब्लैक मार्केट की बिल्कुल सही बात है। देखिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी कर रही है इस टाइम पे। गवर्नमेंट इस टाइम पे आपका टैक्स फ्री जोन है स्वाबी के पास, जहाँ पे लोग अपनी मिल्स लगा रहे हैं, री रोलिंग मिल्स लगा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने लगाई हैं। टैक्स फ्री जोन है, वहाँ पे बहुत सारी मिल्स लग रही हैं, इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्रीज लग रही हैं, और सीमेंट फैक्ट्री बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इन वे के जब और हर जगह लग भी नहीं सकती। सीमेंट फैक्ट्रीज लग रही हैं, कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, डिमांड सप्लाई की सारी गेम है। जितनी डिमांड ज्यादा होती जाएगी उतनी सप्लाई कम होती जाएगी, प्राइसेस ऊपर जाते जाएंगे। जब ज्यादा होती जाएगी, जल्दी से घर बना लें आप। जून से होना चाहिए साथ नब्ज चेक करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, ये भी आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की जा सकती इसकी। सप्लाई बढ़ गया तो ठीक है, मार्केट में जो कास्ट है वो तो मेजर होनी चाहिए ना। देखिए बिल्कुल एसओपीज तो होने चाहिए, एसओपीज तो बहुत सारे होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एसओपीज की यहाँ पे बहुत बड़ा फुकदान है। एसओपीज होते तो आज बड़े हालात, आज कोरोना खत्म हो चुका होता। अगर हमारी प्रॉपर जो एसओपीज को फॉलो करती है, हर बंदा कहता है फलाने ने क्या, फलाने भाई खुद क्या किया है, अपने आप पे देखे ना। साहब ने हमारा दिल बंद कर दिया सारी चीजें। मैंने भी आपको किया कि वो जो विजन है दुबई का, सिंगापुर का, मलेशिया का, उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए वो जो विजन है सिंगापुर मलेशिया का, उसमें भी टाइम है। मैं उसको ये कहूँगा कि ये ओवरनाइट तो ऐसे तो नहीं है कि रात को सोएं, ख्वाब आए और उसमें बन जाए। उसके लिए पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। आप अप्रूवल दें छतों की। अभी तक आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाके देखते हैं कि एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका बना हुआ है लोअर ग्राउंड एंड 1, जबकि उसके ऊपर 5 फ्लोर्स भी बन सकते हैं। सोसाइटीज में जाते हैं, सोसाइटीज में देखते हैं कि एक जो कमर्शियल प्लॉट है उसकी बिल्डिंग प्रोविजन होती है 5 फ्लोर्स की। हर प्लॉट की यहाँ पे प्रोविजन डिफरेंट है। हम लोग बिड में बैठे हों तो आप देखेंगे उसके बिड पेपर की बैक साइड पे लिखा होगा, उसके अलॉटमेंट लेटर की बैक साइड पे लिखा होगा इसका टाइटल क्या है। आपके एक प्लॉट का टाइटल और है, 7 वाले प्लॉट का टाइटल और है। एटलीस्ट उसमें यूनिफिकेशन होनी चाहिए, और ये यूनिफिकेशन सीडीए की हद तक नहीं होनी चाहिए। ये केडीए, एलडीए, आरडीए, ये सबको भी उसकी उस पैनल के अंदर लेके आना चाहिए। अच्छा, ये बात अभी टर्की की बात कर रहे थे शाह साहब आप, उस पे भी ये जो इनकी इकोनॉमिक वॉर, इसके बारे में भी जरा देखिए मैं बात ही करूंगा। आप हम लोग ये उनको आइडलाइज तो करते हैं जी, लेकिन उनकी पॉलिसीज को नहीं देखते, फॉलो नहीं करते। इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट हुई टर्की में। आप अगर आज इन्वेस्टमेंट लेके जाएं टर्की, लेट्स से कोई बंदा कहता है मेरे पास $5 मिलियन है, $10 मिलियन है, वो टर्की जाए, उसको 1 विंडो ऑपरेशन है उसको बता दी जाएगा जी आपकी इन्वेस्टमेंट इधर इन्वेस्ट हो रही है, आपको रिटर्न विद इन दिस टाइम आ जाएगा, और उसके इवज गारंटी के तौर पे आपको सिटीजनशिप दी जा रही। तो लोगों ने भाग के फटाफट खरीदा, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई। लेकिन रियल एस्टेट से इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए सीमेंट वाले अलग हैं, रेत वाले अलग हैं, बजरी वाले पेंट, आपका वॉशरूम, सिरेमिक्स, टाइल्स, हर चीज जो आप मतलब लाइक 80 सम फैक्टर्स बनते हैं। सर ये की बात कर ली जाए, इसमें आपकी मेंटेनेंस वो जो चीजें सॉरी वो दूसरी होती है, उसकी इलेक्ट्रिशियन है, ईच एंड एवरीथिंग का जो है वो एक घर को बनाने के लिए बिल्कुल बहुत से इदारे जो है वो उसमें बहुत सारे इदारे चलते हैं। तो देखिए सारी बात पॉलिसीज की है।
उधर आप इन्वेस्टमेंट लेके जाएं तो आप वहाँ पे आपको बता देंगे कि जी विद इन एन ईयर आपको इतना 20% 30% कैपिटल गेन मिल जाएगा, इतना रेंटल आपको आ जाएगा रेंटल डील की मद में। अच्छा, यहाँ पे आप इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में फाइल जमा करवा देना, फिर फाइल ढूंढते रहें, आपको ये फाइल भी- ना मिले। हाँ सीरियसली ये भी बड़े वो- ठीक है, आप पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनी है, जी 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 इसका भी कोई किरदार है या नजर आ रहा है तो सही बनाई देखिए गई ये है। फाउंडेशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान हाउसिंग हाउसिंग अथॉरिटी हाउसिंग है। जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चेयरमैन जो भी है, नहीं इसके ऊपर तो हम लोग साइड पे तो अच्छा, आपका इस पे बिल्कुल। सैलरियों के लिए बनी हुई। अपना घर में भी कोई और लोग शेयर कर रहे हैं। नहीं उसमें भी हम लोग की कोई मतलब वो कौन से वाले में आसिफ? अपना घर जो स्कीम जो अच्छा है, अपना घर, हाँ जी 50 ये लाख है। ये भी जो है नहीं, वो उसकी सुना तो eligibility- हमने है लेकिन अभी जी, कुछ नहीं, नजर उसकी तो मैं नहीं इस आया बारे उससे में थोड़ा सा रिलेटेड। आपको गाइड कर देता हूँ। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सबसे पहले बात करें तो शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है, अच्छा 25 से 60 साल की उम्र होना जरूरी है उसके ओके। लिए। फिर आपकी मंथली इनकम जो है फॉर सैलरीड पर्सन 25,000 से 1 लाख के दरमियान होना जरूरी है। ठीक है। फॉर बिजनेसमैन इट शुड बी 25 to 1,40,000 रुपीज। उसके बाद आप इसमें अप्लाई करते हैं, पहले 1.5 साल कोई किस्त नहीं है, आपने पैसे देने हैं। अच्छा मार्कअप के ऊपर बात करें तो 5 साल के लिए 5%, 7 साल के लिए 7%, अच्छा जो कि कंपैरेटिवली बहुत अच्छा मार्कअप है। बड़ी अच्छी मालूमात थी आपने हमारे नाज़रीन। लेकिन अभी वो बन भी लेकिन रहे हैं मैं कहीं ये पे। पूछना चाहूंगा कि एफडीआर के साथ मामला अपनी ठीक जाए। एफपीआर का तो कोई आप अगर आप टैक्स पेयर हैं, हम लोग मतलब फाइलर्स हैं, सब फाइलर हैं, तो हम लोग टैक्स पेयर हैं, तो टैक्स पेयर्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ये अपना घर जो है सर, जी, यहाँ जी। पे कोई ऐसी बन रहे हैं कहीं पे कुछ ऐसा कोई जी जी project बिल्कुल चल रहा है? नजर आ रहे हैं बिल्कुल। कहीं पे ये जी, जी, जाना बिल्कुल। था। नहीं इब्तिदा साल से। हाँ इब्तिदा आपने सुनी, हमने इसकी इंतहा तो खैर नहीं देखी, इंतहा तो देखेंगे। इंशाल्लाह। देखिए 50 लाख घर जो हैं वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल जी बात नहीं बिल्कुल है, ये- exactly। ये ऐलान भी नॉर्मल हाँ करें ना हाँ। इन चीजों का। नहीं देखिए कोशिश तो जारी है ना, देखिए, और एक उसमें- उम्मीद है हमारी सर आवाम की भी। दरखास्तें तो इतनी ऐसे ली हैं कि जैसे अगले साल दे देने घर में। और नहीं अब आप जो है ना वो डायरेक्ट ही पैगाम दे रहे जैसे थे। हमने बात की तरक्की की वन विंडो ऑपरेशन की, तो आपके जो एनओसीज हैं क्या जी, जी। वो वक्त पे जल्दी हो रहे हैं या नहीं सर जी देखिए आसिफ साहब आप ना CDA से जो है। सीडीए की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा। सीडीए में अगर आप आज एक फाइल जमा करवाते हैं तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको ऑब्जेक्शन किस बात पे, अच्छा वो पड़ी रहेगी, वो पड़ी रहेगी। अच्छा मूव उसको फॉलो बार बार नहीं करेंगे, बार उसके बार बाद उसको भी जो है। जाके अच्छा। वो जाके अगर ये आपको एक टाइमलाइन दे दें, आपको बता दें जी ये आपके डॉक्यूमेंटेशन है, हाँ। इसके ऊपर आपको ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको टाइमलाइन दे दे दें, दें। बिजनेसमैन के लिए आसानी हो जाए, बिल्कुल आसानी हो उसको जाए पता सबके लग लिए। जाए कि जी मैं 6 माह में ये बना लूंगा और मुझे 3 माह नक्शे के लिए और इन सारे मामला के लिए चाहिए, एनओसीज के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मतलब रियासत जो कहते हैं कि पहिए लगा दो फाइल को देखिए बड़ी ये अनफॉर्चुनेट बात है। नहीं, आप सर, ये इसका इंडायरेक्ट मतलब क्या है वो दो बताएं वीडियो आप। मुझे बड़े पसंद है। एक तो कहते हैं कि पहिए लगा दो फाइल को, दूसरे को कहते हैं अल्लाह के साथ कारोबार क्यों नहीं करते हो? ये बड़ी प्यारी बात है वैसे, हाँ बहुत बहुत अच्छा अच्छी मलिक बात है। साहब मलिक साहब ने ये कहा है पहिए लगा दो, हमारा दिल करता है हम फाइल को आग लगा दें। सजेशन की बात है तो जिस तरह आप नादरा अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं, आप अप्लाई करेंगी तो आपको वो एक सीरियल नंबर देंगे कि जी आपको पता लग रहा होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हाँ कितना जी बिल्कुल एक आप टाइम ड्यूरेशन tracking भी देते system हैं है। एग्जैक्टली। सेम इज द केस कि अगर आप जाके गाड़ी अपनी ट्रांसफर करवाएं या फिर गाड़ी खरीद रही हो तो उस केस में भी आपको ऑनलाइन पता लग जाता है कि इसका स्टेटस क्या है। क्या है? प्रॉपर्टी से केस में ये नहीं है, आपने उनको अप्लाई करना है और आपको कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलना, आपकी फाइल कहाँ जाएगी, कब आएगी, क्या कोई होगा, मतलब- कोई कुछ पता नहीं। अंधे कुएं में फेंकने वाली अंधे बात है। कुएं में फेंकने वाली बात। भूल जाओ। लेकिन आशा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बात तो की लेकिन बात वो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन बात है रसवाई की। 70% तक वो बात मैं जी। नहीं मानता। अगर ये मुल्क करप्ट होता, ये लोग करप्ट होते, तो मोटरवे पुलिस इतनी कामयाब ना होती, हाँ। और बस जैसे नादागढ़ ने ट्रैक बताया वो इस तरह कामयाब ना होता। इस मुल्क के अंदर लोग अच्छे हैं, काम करना चाहते हैं, जैसे असद भी कहा कि हम चाहते हैं आग लगा दें, ये भी काम करना नहीं चाहते सब देखिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल से थोड़े लोग काम करना चाहते हैं और ज्यादा लोग जो है वो करप्ट है, तो मेरे ख्याल से फिर वहाँ पे बात नहीं बनती है। और बहुत सी मिसालें ऐसी अब देखिए ना कि अगर बात की जाए ऑफिस में भी एक इंसान जो है वो काम करे, बाकी 4 काम चोर है, ठीक है ना, तो वो एक के पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल सही कहा। हाथ पाँव धो के उसकी जान पा जाएंगे। कई लोग होस्ट पे आ जाते हैं ना। हाँ जी। लेकिन जो है ना
5वें नंबर पे मेरे जो अपने दादुश्मान है पाकिस्तान जो है खैरात करते जी हैं। जी जी तो इसी तरह ईदी जो एम्बुलेंस है वो दुनिया के बहुत बड़ा वर्किंग है उसकी, ठीक है। तो ये इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, जरा नाम हो ये मट्टी तो खैर है बड़ी। तो इस मुल्क के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हमें कभी भी नाउमीदी का दमन न छोड़ना चाहिए, सिर्फ हमें इस्तेहाद करनी चाहिए हर हवाले से, और इस मुल्क के अच्छे सरबराह लेके आना चाहिए जो इस मुल्क के- जैसे सीढ़ी मैं आपको ये बात क्या ना कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग आए, हमने उनसे बातें की, बहुत सी बातें उन्होंने आपसे रिकॉर्ड की कि सीढ़ी के अंदर ये करप्शन है। खुदारा बहुत सालों को इसको बने हो, अब तो उसको तनावर दरख्त बन जाना चाहिए, अब तो उसको फलदार दरख्त बन जाना चाहिए। ये सारे लोग उसके लिए पैसा कमाते हैं, ये सारे लोग उसके लिए वर्किंग करते हैं गैर तनख्वाह के करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको ठीक किया जाए, उसके लिए कोई अच्छा सरबराह अगर नहीं है, मैं माजर के साथ कर रहा हूँ, अगर अभी तक इस्तेहाद नहीं हो उसकी तो उसकी कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब को खास तौर पर मैसेज है इस मीडिया के हवाले से, आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से, कि इसकी इस्लाह जरूर की जाए ताकि लोगों की छोटी छोटी शिकायतें जो है वो दूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का टाइम भी जो है वो खत्म होने वाला है, तो इसलिए असद एजाज साहब आपका एक तो शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप आए और आपने जो है वो बहुत सी ऐसी बातें बताई। सीरियसली मेरे खुद नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिन चीजों का नहीं पता था। तो लास्ट पे आप एक जो पैगाम अपनी तरफ से देना चाहते हैं हुकूमत को, नाज़रीन को? देखिए, रेगुलेशंस पे बात करूंगा कि अगर तो हम लोग रेगुलेशंस पे काम करते हैं, हमारी प्रोसेसेस स्मूथ होते हैं, तो इस्लामाबाद में बहुत पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल है कि आपका इस्लामाबाद आपका मुल्क का कर्जा उतार सकता है। और अगर यही चीज़ हम लोग KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA, RDA, इन सब पे भी इम्प्लाई कर देते हैं, इनकी बॉडीज के ऊपर इम्प्लाई करते हैं, प्रोसेस इम्प्लाई कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा तरक्की होगी इस मुल्क में। आज आके बात घूम के इदारों पे आ जाते हैं, हमारे इदारों को जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनना होगा। एक और लास्ट चीज में एक और चीज ऐड अप करना चाहूंगा इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इसकी एजुकेशन होनी चाहिए रियल एस्टेट की। हर बंदा एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और विदाउट दैट सर्टिफिकेशन आप काम ना कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है, आप काम ना कर सकते हो। देखिए, इन्होंने एक सर्टिफिकेशन बनाई तो है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ लाइसेंस की हद तक है, वो कागज का टुकड़ा है। उसकी एक तालीम, जिस तरह बाहर के ममालिक में तालीम होती है प्रॉपर, उसके आपने टेस्ट मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं, तो तब आप जाके ऑफिस बना सकते हैं, उससे पहले आप ऑफिस नहीं बना सकते। यहाँ पे कंपैरेटिवली ये चीज डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम भी दिया आपने। आसिफ साहब, आप भी जाते जाते जो है वो कुछ बस मैं यही कहूँगा कि पर उम्मीद रहे ये जो गुलशन है ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा बात होगा। ये पैगाम तो आपने अमीन अब्बास को ही दिया हर बार दिया। पुरुमीद रहे जी, बिल्कुल पुरुमीद रहे। उम्मीद का दामन तो जो है वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के साथ ही जो है वो दुनिया कायम है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो ये दुनिया का वजूद भी खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जाते जाते जो है अमीन अब्बास हमें गाना सुनाएंगे। गाना ही सुना रहे हैं ना आप आज हमें? बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है, ये हमें गाना सुनाएंगे। और दुआओं में याद रखें, मार्च का महीना शुरू हो गया है, बसंत भी आने वाली है। मैं बता दूं आपको, मैं इसीलिए ऐसे कलरफुल कपड़े पहन के आई हूँ, और बाहर वो बच्चे भी बिल्कुल जो है वो SOPs को फॉलो करें। और ये कि इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। आयशा राना को इजाजत दें। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अलंगे के बाद सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके, जो इस ज़मीन से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके।
साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें